हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। यदि आप लोग भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एमएस एक्सेल यूजर हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर एमएस एक्सेल के क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप इन वीडियो को देख करके उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। जो एक्सेल में शीट बनती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट शीट, या ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट, या ऑप्शन नंबर सी फाइल शीट, या ऑप्शन नंबर डी फोल्डर शीट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट। एक्सेल में जो भी शीटें बनती हैं उनको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है। जब हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं, अगर हमको वहाँ पे 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत निकालना हो तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मैक्स फार्मूला, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम, ऑप्शन नंबर सी एवरेज, या ऑप्शन नंबर डी सम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का ही यूज करते हैं। जैसे कि हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं एमएस एक्सेल को। यहाँ पे हम 5 व्यक्तियों के नंबर लिख लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी नंबर लिखे हैं। अगर हम इनका हमें औसत निकालना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, फार्मूला लगाएंगे एवरेज फार्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। फिर यहाँ पे जितने नंबर हैं इन सभी नंबरों का एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 167.4 इन नंबरों का औसत है। अगर आप लोग औसत निकालना चाहते हैं तो अगर आप लोग एमएस एक्सेल या फिर मैथ पढ़े होंगे तो औसत निकालना पता होगा कि औसत हम किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे जितने नंबर हैं हम उन नंबरों को जोड़ लेंगे, फिर कितने नंबर हैं उस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो आप लोग औसत निकालना समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। जब एक्सेल में हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमको हाइपरलिंक लगानी होती है तो हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्ट प्लस के, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस के, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एच, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है। जब हम एक्सेल में काम करते हैं, अगर हमको कोई भी एमएस एक्सेल में करंट डेट इंसर्ट कराना होता है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। टुडे फंक्शन का यूज हम करंट डेट इंसर्ट कराने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं, इक्वल लगाएंगे, टुडे फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पर करंट डेट आ जाएगी जो हमारे कंप्यूटर में होगी। तो यहाँ पे करंट डेट आ गई है। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब हम एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे फंक्शन की शुरुआत सबसे पहले हम इक्वल सिंबल से ही करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। तो एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल। एक्सेल में नॉर्मल शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। जो एक्सेल है यहाँ पर दिखाई दे रही है नॉर्मल व्यू है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है नॉर्मल व्यू। सबसे नीचे पेज लेआउट व्यू करेंगे तो हमारा एक्सेल की शीट इस तरीके से दिखाई देती है, और वेब लेआउट करेंगे तो इस तरीके से। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल व्यू हमेशा एक्सेल में होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीडिफाइंड फार्मूले होते हैं जो स्वतः गणना कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए फंक्शन, वर्ड रैप, ऑटोसम या लॉजिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए फंक्शन।
फंक्शन प्रीडिफाइन फार्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में जो भी की संशोधन के काम आती है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संशोधन का मतलब होता है एडिट, यानी कि हम किसी भी सेल को एडिट करके उसमें संशोधन करते हैं तो हम F2 फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल है, अब यहाँ पे ये नंबर लिखा है, ये नंबर है, इसमें हमें एडिटिंग करनी हो तो हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यही होता है कि हम किसी भी सेल में अगर एडिटिंग करनी हो तो हम F2 शॉर्टकट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सीट का साइज बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर लिखा है, अब F2 को ही प्रेस करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हो इसमें ब्लिंकिंग होने लगती है, इसी को बोलते हैं एडिटिंग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें एक्सेल की टर्म कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सेल, ऑप्शन नंबर बी रो और ऑप्शन नंबर सी कॉलम तथा ऑप्शन नंबर डी डॉक्यूमेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक्सेल से रिलेटेड नहीं होता है, जबकि यह एमएस वर्ड से रिलेटेड है और एक्सेल में सेल, रो और कॉलम होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सेल को ओपन कर लिया, अब इस तरीके से जो है ये हमारे कॉलम हैं एक्सेल की सीट में और इस तरीके से जो है ये हमारी रो हैं और एक ब्लॉक जो यहाँ पे सेलेक्ट है इसको हम सेल कहते हैं, यानी कि रो और कॉलम के कम्बिनेशन से बनती है, इसको सेल कहते हैं। तो इसीलिए एक्सेल में डॉक्यूमेंट हमारा नहीं होता है, बल्कि सेल, रो और कॉलम तीनों चीज़ें होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अल्ट प्लस पेज अप, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस पेज डाउन, फिर ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस टाइप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और इससे द्वारा पृथक करते हैं। यानी कि जब हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे बीच में अगर दूसरे सेल का एड्रेस देना होता है तो हम किस सिंबल से पृथक करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से हम किसी भी फार्मूले के सेल के एड्रेस को एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक्सेल को ओपन कर लिया, यहाँ पे 63 दिया और यहाँ पे 45। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम कोई फार्मूला लगा लेते हैं, जैसे सम फार्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब हमें 63 को जोड़ना है और 45 को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो C5 में 63 है और C6 में 45, बीच में दोनों सेलों को अलग करने के लिए यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगा है और इंटर कर देते हैं, आंसर आ जाता है। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि फार्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है तो हम कॉलन का यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षित तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब एक्सेल में हम काम करते हैं वहाँ पे हमें डेटा और सूचनाओं को समझना होता है तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट कराते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम चार्ट का यूज करते हैं अपने डेटा को विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आपका उपयोग कर सकते हैं, तो आपका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा फार्मूला बार। जब हम एक्सेल में काम करते हैं, हमें किसी भी सेल में एडिटिंग सीधे नहीं करना होता है तो हम फार्मूले बार का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लिया, 63 में है, यहाँ पे भी 63 है और यहाँ पे मान लिया हम 100 लिखना चाहते हैं, फार्मूला बार में लिख देंगे 100, यहाँ पे एंटर कर देंगे, इसमें हमारा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे 45 है तो इस सेल में हमको नहीं लिखना, एडिटिंग भी करनी, तो फार्मूले बार में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो भी हमको लिखना हो लिख के एंटर कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे, तो जो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए लैंडस्केप।
जब हम चौड़े पेज में अपने डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप में करते हैं। और पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट खड़ा पेज होता है, लैंडस्केप बेड़ा पेज होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं। जब पेज का ऊपरी भाग होता है उसमें जो मार्जिन होती है वहाँ पे जो स्थित होता है उसको हम हेडर कहते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जैसे पेज को यहाँ पे ओपन कर लिया, एक्सेल को ओपन कर लिया, यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे पेज हमारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो ये चीज़ें होती हैं यही हमारी एक्सेल में भी पेज होते हैं अलग अलग, मतलब एक सीट में ढेर सारे पेज होते हैं। अब ऊपर यहाँ पे हेडर दिखाई दे रहा है, पेज की मार्जिन में ही दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे आया था, तो यही इस क्वेश्चन में कहा गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल फार्मूला सेल के एड्रेस $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जब एक्सेल में कोई भी वर्क होता है इस तरीके से हम किसी सेल को लॉक करते हैं उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए फाइंड, ऑप्शन नंबर बी रिप्लेस, ऑप्शन नंबर सी गोल सीक या ऑप्शन नंबर डी गो टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोल सीक इज करेक्ट आंसर। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे गोल सीक होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमारे एक्सेल के पीछे की वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत से फार्मूले का यूज किया है, पूरा MS एक्सेल कंप्लीट किया है, वो भी बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से MS एक्सेल सीख सकते हो। और MS एक्सेल के ढेर सारे प्रोजेक्ट भी हमने कवर किए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता। यानी कि जब हम कोई भी फोल्डर बनाते हैं तो इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसका यूज हम फोल्डर बनाते समय नहीं करते हैं। तो इसमें से किसी भी सिंबल का हम फोल्डर बनाते समय यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्योंकि जब हम कंप्यूटर में कोई फोल्डर बनाते हैं वहाँ पे फोल्डर का नाम हम देते हैं, तो उनमें डायरेक्ट हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, बल्कि किसी भी कैरेक्टर का नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करेक्ट आंसर, यानी कि हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे डाटा को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां एक पंक्ति यानी रो और स्तंभ कॉलम मिलते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक सेल। जहां रो और कॉलम मिलते हैं वहां पे एक सेल बनती है, अभी हमने बताया। यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लिया, एक कॉलम है और एक ए रो है, तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो ए बनती हैं इन्हीं को हम सेल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक सेल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर हम एक्सेल में काम करते हैं वहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम फार्मूला का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए फार्मूला। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। जो हम MS एक्सेल में काम करते हैं तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए .xlx। .xlx इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फाइलों का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के बाद के संस्करणों में फाइल्स डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक .xlx के रूप में सेव की जाती हैं। यानी कि 2007 के बाद जो भी हम एक्सेल यूज करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होगा .xlx होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर .xls। ये 2003 का होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एक्सेल 2007 से पहले .xlx बहुत ही लोकप्रिय एक्सटेंशन था, जिसे बाद में .xlx द्वारा बदल दिया गया, जिसके बाद इसे अब उपयोग में नहीं लाया जाता है। यानी कि 2007 के पहले जो एक्सेल थे उसमें जो एक्सटेंशन था .xlx, और 2000 बाद के जो हमारे एक्सेल थे उसमें हमारा .xlsx होता था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं।
जब हम एक्सेल में कोई भी काम करते हैं, अगर वहाँ पे हमको डिवाइड करना हो या फिर भाग करना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम इस वाले डिवाइड सिंबल का यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट क्या होती है। जब हम एक्सेल में कोई भी काम करते हैं, वहाँ पे हमें पूरा कॉलम को हाइड करना हो, तो कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हम एक्सेल में कोई भी काम करते हैं, वहाँ पे हमको पूरे रो को हाइड करना होता है, तो हम Ctrl+9 शॉर्टकट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, Ctrl+9। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल में जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर वहाँ पे हमको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो, तो हम Ctrl+स्पेस बार का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, इस पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है, Ctrl+स्पेस बार प्रेस कर देंगे, पूरा कॉलम ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो ये होता है इसका आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी Shift+F5। जैसे कि हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमको सर्च बॉक्स लाना है, तो शिफ्ट के साथ हम F5 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे वही फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन यूज होता है। यहाँ पे हमको 100 सर्च करना है, 100 टाइप करेंगे, फाइंड कर देंगे, जहाँ पे 100 होगा वहाँ पे हमारा सिलेक्शन ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ कितने होते हैं, यानी कि MS एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक्सेल में टोटल कॉलम और रो की संख्या होती है 10,48,576, ये हमारे रो हैं। 16,384 हमारे कॉलम होते हैं। जैसे एक्सेल को यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे हम माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, तो ऊपर नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है 10,48,576, ये वाले हमारे रो होते हैं, और कॉलम 16,384 होते हैं। कॉलम के आगे सी और रो के आगे आर लिखा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्तमान सेल का पता कहाँ पे प्रदर्शित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है नेम बॉक्स। एक्सेल में वर्तमान सेल का जो एड्रेस होता है नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे एक्सेल को ओपन कर लिया, यहाँ पे हम इस सेल में हैं, तो नेम बॉक्स ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेम बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है C5, इसी को नेम बॉक्स कहते हैं। जिस भी हम सेल में होंगे उसका ये एड्रेस दिखाता है। तो इस क्वेश्चन में यही किया गया कि MS एक्सेल में वर्तमान सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम बॉक्स क्या है, यानी कि नेम बॉक्स क्या है। तो फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। जो हमारा नेम बॉक्स होता है, यह फार्मूले बार के बाईं ओर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जैसे कि एक्सेल को हम यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे ए वाला फार्मूला बार है, लिख के भी आ रहा है, और इसके इस साइड में यहाँ पे हमारा नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी लिख के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। तो आप लोगों को हमारे एक क्वेश्चन कैसे लगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो में और हम MS एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।